वे नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः। मित्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। विधानसभा चुनाव 2023 जिसकी आपको बड़े लंबे समय से प्रतीक्षा थी, आप प्रतीक्षारत हैं, वो समय पल पल आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए, आज 30 दिसंबर को चुनाव पूर्ण हो चुके हैं और एग्ज़िट पोल के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। सभी के अपने अपने एग्ज़िट पोल के नतीजे सभी चैनल अपने अपने दिखा रहे हैं, परंतु एक अत्यंत दुखद बात हमारे निकल के सामने आ रही है कि जो भी चैनल दिखा रहा है वो इस तरह से गणना कर रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग के इतने सदस्य हैं, जनसंख्या इतनी है, मुस्लिम जनसंख्या इतनी है, SC ST जनसंख्या इतनी है। ये एक तरह से विभेद का पैदा करना का काम मीडिया कर्मी कर रहे हैं, जो कि विद्वान हैं। उनको इस तरह से गणना नहीं करनी चाहिए और चुनाव इस तरह से ना तो लड़े जाते हैं, ना ही इस तरह से प्रभावित होते हैं। ज़मीनी हकीकत इससे कहीं अलग दिखाई देती है कि व्यक्ति का भी विशेष प्रभाव दिखाई देता है। जगह जगह यदि कैंडिडेट अच्छा है तो यह देखा जाता है कि वो किसी भी पार्टी से है, यहाँ तक कि यदि निर्दलीय भी है और वो कैंडिडेट अच्छा है तो समस्त चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो अगड़ा वर्ग हो, चाहे हरिजन हो, चाहे आदिवासी हो, वो उसको सब मिल के जिताते हैं। तो इस तरह से एनालिसिस करना, कंप्यूटर पर बैठ के डाटा इकट्ठे करके उसको कैलकुलेट करके डाटा को टेबल शीट में जारी कर देना, ये थोड़ा सा चिंतन का विषय है और हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम इस तरह की नैरेटिव प्रचारित करके माइंडसेट ना करें, पब्लिक में ये बात ना भरें कि हम अलग अलग संप्रदाय से हैं और पिछड़े वर्ग और अगड़े वर्ग से हैं। तो इस तरह की चीज़ों पर सरकार को नज़र रखनी चाहिए और इस पर मेरा मत तो है कि इसमें प्रतिबंधित करना चाहिए, क्योंकि जाति के आधार पर हम बात करें तो ये एक देश विकसित देश के लिए एक अच्छा सिंबल नहीं है और पूरा राष्ट्र क्या पूरा विदेश में सभी जगह इसको लोग देखते हैं तो ये इसका अच्छा असर दिखाई नहीं पड़ता। अब हम आपको बात करते हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। मिजोरम का 7 नवंबर को चुनाव हुआ। फिर आया छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव हुए, 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग हुई। MP में, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग हुई। राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग हुई। तेलंगाना आज 30 नवंबर को वोटिंग वहाँ पर चल रही है। 5:30 बज चुका है, उसके बाद तक वोटिंग के अभी लाइनें लगी हुई हैं और वोटिंग चल रही हैं। तो मैं सबसे पहले मिजोरम की बात करते हैं। मिजोरम 7 नवंबर में जो विधानसभा की 40 सीटों के लिए मतदान हुआ है। इस बार यहाँ मुख्यमंत्री जोरमथांगा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ नेशनल फ्रंट MNF एवं जोरम पीपल्स मूवमेंट ZPM और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा। देखिए यहाँ पे ZPM एवं MNF में और कांग्रेस में त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। 1987 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। परंपरागत रूप से यहाँ पर 2 दल थे, जो कांग्रेस और MNF 2 पार्टियाँ थी, लेकिन इसमें पिछले बार जो है इसमें परिवर्तन हुआ। विपक्ष के रूप में ZPM ने अपनी जगह ले लिए। विपक्ष के रूप में कांग्रेस की जगह ले ली थी। इस बार भी ऐसा ही उलटफेर होगा या नहीं, यह तो 3 दिसंबर के जो नतीजे आएंगे उससे साफ होगा। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं इस चुनाव में कौन कौन से मुद्दे हावी रहेंगे, कौन सी सीट महत्वपूर्ण है और कौन सी पार्टी मैदान में है। 2018 के नतीजे कुछ पर एक नज़र डालते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में मिजो नेशनल फ्रंट MNF ने 26 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था, जबकि कांग्रेस वोट शेयर के मामले में मिजोरम में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही और 5 सीटें हासिल करने में कामयाब रही। ZPM उम्मीदवारों ने 5, निर्दलीय के 6 उम्मीदवार
विजयी हुए थे। इस बार 7 नवंबर को होने वाले मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए कुल 174 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। 174 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 27 निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जबकि 5 राजनीतिक दलों के उम्मीदवार हैं। इस चुनाव में कुल 8,56,868 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग किया गया है। सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट मुख्य विपक्षी दल जोरम पीपल्स मूवमेंट और कांग्रेस ने सभी 40 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। MNF ने 25 मौजूदा विधायकों को मैदान में उतारा है, जबकि 6 मौजूदा विधायक ZPM उम्मीदवारों में से हैं। इस बार 23 उम्मीदवार बीजेपी ने 23 उम्मीदवारों को उतारा है। आम आदमी पार्टी यहाँ 4 सीट पर चुनाव लड़ रही है। जोरमथांगा का MNF भाजपा के नेतृत्व वाले नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा है और केंद्र में NDA का सहयोगी है। हालांकि पार्टी मिजोरम में बीजेपी के साथ काम नहीं करती है। यहाँ पर बीजेपी का गठबंधन नहीं है। मिजोरम में मणिपुर की हिंसा का असर पड़ सकता है और मणिपुर से 13,000 शरणार्थी यहाँ पर आए हुए हैं। भाजपा की जो निगाह है वो दक्षिणी हिस्से में रहने वाले भाषाई अल्पसंख्यकों जैसे चकमा, ब्रू, मारा और लाई समुदाय के वोटों पर है। 2018 के पिछले विधानसभा चुनाव में 39 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने इस बार 23 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। भगवा पार्टी ने सरकारी नीतियों में महिलाओं को 33% आरक्षण, असम के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के समाधान समेत अन्य वादा किया है। यहाँ पर 15 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर देने का वादा भी किया है। मिजो राष्ट्रवाद एक और मुद्दा है जो राष्ट्रारूढ़ दल के पक्ष में काम करता है। दरअसल मिजोरम और असम के बीच सीमा विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। जुलाई 2021 में असम और मिजोरम के पुलिस बलों में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 6 लोगों की जानें गई थी। तो ये तो स्थिति है यहाँ पर, किंतु मिजोरम की सीमाएं जो है असम, मणिपुर, त्रिपुरा, म्यांमार, बांग्लादेश से सीमाएं लगती हैं। यदि हम जातिगत बात करें तो बौद्ध यहाँ पे 8.51% हैं, ईसाई 87.16% हैं, हिंदू 2.75, मुसलमान 1.357 हैं, जैन 0.03% हैं। तो यहाँ पर मिज़ोरम में 11 ज़िले हैं और जो इस बार के जो रुझान आ रहे हैं वो रुझान कुछ मिले जुले हैं। मिज़ोरम नेशनल फ्रंट जो है, मिजो नेशनल फ्रंट को इस बार लगभग 18 से 20 सीट मिलने की आसार दिख रहे हैं। 2 सीटें यहाँ पर बीजेपी को मिल सकती हैं। कांग्रेस का यहाँ पर नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ रही हैं। ZPM और कांग्रेस मिल के यहाँ पर सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। ZPM को यहाँ पर 12 सीट्स के लगभग मिलेंगी और मिलने की संभावना है। मैं कोई दावा नहीं करता। और कांग्रेस को भी यहाँ पर लगभग 8 सीट मिल सकती हैं। तो इस तरह यहाँ पर खींचतान की स्थिति बनने वाली है और सरकार जो है बनने से पहले लंबी खींचतान के आसार नज़र आ रहे हैं। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 3 तारीख का दूर नहीं है, हम 3 तारीख का इंतजार करते हैं। और ये जो नतीजे हैं वो बड़े क्रूशियल हैं, मतलब बड़ा इसमें बहुत कम मार्जिन से हार और जीत दिखाई दे रही है। तो आइए देखते हैं क्या होता है 3 तारीख का। आप देखें मेरे चैनल, मेरे मतानुसार यहाँ पर मिली जुली सरकार बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं।
तेलंगाना का चुनाव का समय समाप्त हो गया है और जो एग्जिट पोल के नतीजे हमारे पास आए हैं, देखिए बहुत तीव्र गति से हमारे जो वहाँ पे हमारे जो प्रतिनिधि वहाँ पे खड़े हुए हैं उन्होंने लगातार सर्वे कर रहे हैं और सर्वे के जो आंकड़े हमको भेजे हैं वो आश्चर्यजनक रूप से हमारे पास पहुंच गए हैं। और सबसे पहले हम जो है आप तक इस बात को पहुंचा रहे हैं कि पिछले बार जब हमारा 2018 के चुनाव हुए थे तो 2018 के चुनाव में टीआरएस जो आजकल बीआरएस है उसको 90 सीट्स मिली थी, कांग्रेस को 13, एएमआईएम के एमए अजदुद्दीन ओबीसी को 7 और तेलुगु देशम 3, सीपीआई 1, बीजेपी को 1 सीट मिली थी। 2023 के चुनाव में 2290 प्रत्याशी अपने भाग्य का फैसले का इंतजार कर रहे हैं। 2290 प्रत्याशी मैदान में थे और 3 करोड़ 26 लाख टोटल मतदाता थे। अभी मतदाताओं कितने परसेंट मतदाता वोटिंग हुई है इसके आंकड़े पूरे चुनाव होने के उपरांत ही प्राप्त होंगे। अभी जो हमारे पास जो आंकड़े आए हैं वो मैं आपको बता दूं, ये आंकड़े धीरे धीरे परिवर्तित भी हो सकते हैं क्योंकि सारे प्रतिनिधियों से मेरे आंकड़े अभी जो आने हैं वो उसका विश्लेषण नहीं हुआ है, मगर जो प्रारंभिक रूप से जो हमें आंकड़े प्राप्त हुए हैं इस बार बीआरएस जो है बीआरएस पुनः सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहा है, मगर उसकी सीट्स जरूर कम हुई हैं। 55 से 60 सीट्स के लगभग बीआरएस को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कांग्रेस इसमें बढ़त है, कांग्रेस को जो है 25 से 30 सीट्स के लगभग मिलने की संभावना है। एएमआईएम के 6 सीट्स पे अपने 6 सीट्स पर जीतने की उसकी पूरी प्रबल संभावना है। और बीजेपी यहाँ पे देखिए बीजेपी को वोट परसेंट भी बढ़ रहा है और बीजेपी की नंबर ऑफ सीट्स भी काफ़ी बढ़ रही हैं। 22 से लेकर 30 तक की सीट्स बीजेपी को यहाँ पे प्राप्त हो रही हैं और वोट शेयर में काफ़ी वृद्धि दिखाई दे रही है और यहाँ पे काफ़ी वृद्धि होने के पूरी संभावना यहाँ पे है। यहाँ पे एक ध्रुवीकरण सा एक बाद में ध्रुवीकरण हो गया क्योंकि एआईडीएम के एएमआईएम का और बीआरएस का यहाँ पे गठबंधन है। एएमआईएम ने सिर्फ हैदराबाद में अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, शेष में उसने बीआरएस से गठबंधन कर दिया था। वहीं कांग्रेस जब मैदान में आई तो कांग्रेस के साथ पोलराइजेशन हुआ है और मुस्लिम वोट काफ़ी संख्या में कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस की सीट्स भी पिछले चुनाव से बढ़ रही हैं मगर वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं पहुंच रही है। बीजेपी का भी एक यहाँ पे उछाल देखा जा रहा है कि बीजेपी में भी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही हैं और काफ़ी अच्छा इसमें रिजल्ट्स बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि है और बीआरएस के साथ वो आगे जा सकती है, ऐसा लोगों का कयास लगाया जा रहा है। परंतु बीआरएस के प्रति जो मैंने आपसे पूर्व में कहा था कि यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, स्टेट है जो उसमें एंटी इनकम्बेंसी मुझे देखने को नहीं मिली। तो ये था हमारे तेलंगाना के जो रिजल्ट्स हैं और तेलंगाना के जो परिणाम के जो संभावित हैं एग्जिट पोल हैं उसके नतीजे आपके सामने हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ राजस्थान। राजस्थान में गत वर्ष जो है जो 2018 में चुनाव हुए थे, राजस्थान में मैं आपको बता दूं राजस्थान में परिपाटी रही है कि जो सरकार रहती है वो सरकार अगले चुनाव में बदल जाती है। तो कांग्रेस राजस्थान का वोटर जो है सरकार को बदल देता है। यहाँ पे 200 सीट्स हैं, 199 सीट्स के लिए यहाँ पे वोटिंग हुई है और जो परिणाम यहाँ पे जो आ रहे हैं प्रथम दृष्टया जो हमारे पास जो आंकड़े आए हैं तो इसमें बीजेपी को बहुत अच्छी खुशखबरी मिल रही है और बीजेपी की सीट्स यहाँ पे काफ़ी बढ़ रही हैं। जब हम पिछले उसकी बात करते हैं तो पहले यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। कांग्रेस को 99 सीट्स मिली थी,
बीजेपी की सीट्स कम थी और कांग्रेस ने बीएसपी एवं अन्य के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। परंतु इस बार बीजेपी को स्पष्ट बहुमत 120 के लगभग 120 से 125 सीट्स के संभावना दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस 80 से नीचे 80 से नीचे सीट्स आ रही हैं और अन्य को 5 सीट्स के लगभग मिलने की संभावना बताई जा रही है। ये हमारे एग्जिट पोल के नतीजे हैं जो मैं आपको सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा हूँ। ये ग्राउंड सर्वे के रिजल्ट्स हैं मेरे, जो हमारे प्रतिनिधियों ने वहां से भेजे हैं। राजस्थान की बात हुई, फिर छत्तीसगढ़ की बात करें। छत्तीसगढ़ में गत वर्ष जो पिछले जो इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी थी और कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। भूपेश बघेल के विरुद्ध भी जो है एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पर नहीं थी। जब भी मैंने वहाँ पर सर्वे किया, जहाँ लोगों से मतदाताओं से मैंने चर्चा की, तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं पाई गई। परंतु वहाँ पर जब टिकट वितरण हुआ तो टिकट वितरण में कहा जाता है कि बीजेपी ने जो टिकट दिए बहुत अच्छे कैंडिडेट उन्होंने उतारे हैं और मोदी, अमित शाह और पार्टी के अन्य नेताओं ने वहाँ पर काफ़ी प्रयास किए हैं और उसके परिणाम भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। यहाँ पर आदिवासी वोट जो है बीजेपी की तरफ जाता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो इस बार बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी है और यहाँ पर 40 से 45 सीट, मतलब आधे के लगभग 40 से 45 प्लस सीट्स जो है बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यही स्थिति लगभग यहाँ पर कांग्रेस की है। 40 से 45 सीट मतलब यहाँ पर उसको भी मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य भी यहाँ पर तीन से चार लोग अन्य का है। तो इस तरह से अन्य जिसका साथ देगा सरकार वही बनाएगा और आज की स्थिति में बीजेपी की स्थिति काफ़ी अच्छी है। बीजेपी 45 प्लस में जाने की पूरी संभावनाएं और एग्जिट पोल के हमारे जो नतीजे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। यदि हम अंदर गहरे बस्तर तरफ जाते हैं तो बस्तर में नक्सलाइट का इलाका है और नक्सलाइट जोन में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस को बहुमत मिलने की संभावना है। इसी तरह से जो रायगढ़ का इलाका है वहाँ पर क्रिश्चियंस बहुल जहाँ इलाके हैं वहाँ पे वो सीट्स कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं। बाकी स्थिति बीजेपी की इस बार बहुत अच्छी, गत चुनाव के तुलना में बहुत अच्छी स्थिति में है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो सरकार बीजेपी बना सकती है। तो ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। मध्य प्रदेश की जहाँ तक हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जब 2018 में चुनाव हुए थे तो कांग्रेस की सीट्स ज़्यादा थी, बीजेपी के सीट्स कम थी। कांग्रेस ने बीएसपी, समाजवादी पार्टी एवं अन्य से मिलकर सरकार बनाई थी। परंतु कांग्रेस के 22 विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ टूटकर बीजेपी का समर्थन किया था तो पुनः बीजेपी की सरकार बन गई थी। इस समय बड़ी अजीब और गरीब स्थितियां हैं। जब पहले शुरुआत हुई थी इलेक्शन की, जैसे ही घोषणा हुई तब लगा कि इस बार कांग्रेस कमलनाथ जो है पूरी तरह से छा जाएंगे और एक अंडर करेंट और एक अंडर वेव थी, तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस सरकार बना लेगी। परंतु जैसे जैसे प्रचार बढ़ता गया उसकी तीव्रता बढ़ती गई, लोगों ने मैनेज किया। तो जब पब्लिक के पास लोग पहुंचे तो पब्लिक का ओपिनियन यहाँ पे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। लाडली बहना ने भी यहाँ पर कमाल दिखाया है। मैं पूरी तरह से ये नहीं कह सकता कि लाडली बहना ने संपूर्ण रूप से उनका साथ दिया है, परंतु अगड़ा वर्ग जो है, अगड़े वर्ग की जो बात करते हैं, यदि इस तरह की अगड़ा पिछड़े की बात करें तो अगड़े वर्ग ने पूरी तरह से
बीजेपी के साथ इस बार दिखाई दे रही है। और पिछड़े वर्ग का भी सहयोग कुछ कुछ जगहों पे मिला है, मगर पिछड़ा वर्ग क्यों पिछड़े वर्ग से आपस में भिन्नता आई है, ये चीज़ समझ से नहीं आ रही है। मगर जो बीजेपी का वोटर है जो चुप रहता है, उसके कारण आकलन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब हम बीजेपी के वोटर के आकलन के दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये नतीजे आते हैं कि इस बार कांग्रेस 125 प्लस, क्षमा चाहेंगे, कांग्रेस काफ़ी नीचे जा रही है, बीजेपी 125 प्लस में अपनी सरकार बनाने की स्थिति में स्पष्ट रूप से आ रही है। और कांग्रेस की सीट्स काफ़ी कम हो रही हैं, वो 100 के आसपास, 100 और 100 से 105 के बीच सिकुड़ती हुई नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के नतीजे आपके सामने हैं और आप देखेंगे कि मेरे जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं तो वो मेरे बीजेपी के 125 प्लस दिखा रहे हैं। और मेरे काफ़ी लोगों से चर्चा हुई, लोगों का कहना ज़रूर, मैंने जब बात करता हूँ लोगों से तो लोग कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, मगर जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने वोट किसको दिया तो लोग बोलते हैं कि वोट तो हमने बीजेपी को दिया। तो ये विरोधाभास दिखता है। ये विरोधाभास क्यों दिखता है, ये इसका प्रमुख कारण ये है कि यहाँ पर बीजेपी के कार्य से लोग नाराज नहीं थे, अपितु जो यहाँ पे नियुक्तियां हुई हैं और पटवारी की भर्ती हुई है, पटवारी की भर्तियों के कारण भर्तियों में जो गड़बड़ी प्रकाशित हुई है उससे युवा वर्ग बहुत ज़्यादा इससे नाराज हो गया और उसको ये लगा कि हमारा अपना कोई नहीं है, तो उसने एक परिवर्तन की वेव चली है। मगर अंत में युवाओं से भी जब मैंने चर्चा की तो युवाओं का ये कहना था कि नहीं भाई, कांग्रेस से तो बीजेपी बहुत अच्छी है। कमलनाथ बहुत अच्छे हैं, कमलनाथ का रेटिंग जो है शिवराज से ऊपर आ रही है। जब कमल मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो लोग कमलनाथ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। परंतु यहाँ कांग्रेस में जो दूसरे लेवल के नेताओं की बात है, दिग्विजय सिंह हैं, दिग्विजय सिंह के लड़के हैं, उनकी वजह से भी काफ़ी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना ये है कि ये पिता पुत्र जो है कांग्रेस की सरकार बनते हुए देखना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि यदि इस बार कांग्रेस नहीं बनी तो अगले बार शायद उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने का अवसर मिलेगा। परंतु ये तो अफवाहें भी हो सकती हैं, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, मगर जो ज़मीनी लेवल से जो खबरें आती हैं वो मेरा काम है, मेरा धर्म है कि मैं आप तक पहुंचाऊं। सच और झूठ की मैं पुष्टि नहीं करता, किसी बात की मैं पुष्टि नहीं करता। परंतु कांग्रेस और बीजेपी मध्य प्रदेश में 125 प्लस में सरकार बनाती हुई दिख रही है। अन्य को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर जो है बड़े नेता और मंत्री जो है वो चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। जो प्रभावशाली और जो अपने को बाहुबली नेता हैं वो चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी मंत्री जो हैं इनके जो मंत्री हैं वो चुनाव हारने की स्थिति में दिखाई देते हैं। तो ये हमारे एग्जिट पोल के नतीजे हैं मित्रों। लगातार आपके सामने हम आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।